वंशागति का आणविक आधार पढ़ रहे हैं अपन। इसमें अपने टॉपिक पढ़ लिया था, आनुवंशिक पदार्थ की खोज से संबंधित जो 3 प्रयोग थे, रूपांतरण सिद्धांत भी पढ़ लिया अपने, एवरी मैकलियड और मैकार्टी का सिद्धांत भी पढ़ लिया है, हर्षे तथा चेस का प्रयोग ये भी अपने पढ़ लिया है। इसके बाद अपना टॉपिक आता है बेटा डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन। तो शुरू करते हैं अपन डीएनए प्रतिकृतिकरण। या बड़ा इसको लिखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा। डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या है? डीएनए से नई श्रृंखला के निर्माण को, डीएनए से नई डीएनए श्रृंखला का निर्माण क्या कहलाता है? डीएनए प्रतिकृतिकरण कहलाता है। देखिए क्या होता है इसमें, डीएनए के जो 2 रज्जुक होता है बेटा, डीएनए द्विकुंडलिनी श्रृंखला है, डीएनए के 2 रज्जुक है, वो दोनों रज्जुक अलग अलग होकर टेम्पलेट रज्जुक की तरह कार्य करेंगे। दोनों रज्जुक अलग अलग होकर टेम्पलेट रज्जुक की तरह कार्य करेंगे। इस प्रकार बेटा देखिए कैसे होगा, ये डीएनए है, इस डीएनए के दोनों रज्जुक, इस डीएनए के दोनों रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट डीएनए की तरह कार्य करेंगे और दोनों रज्जुकों पर नई पूरक क्षारकों के जुड़ने से नए डीएनए का निर्माण होता है। देखिए इस डीएनए प्रतिकृतिकरण में बेटा क्या होगा, एक डीएनए श्रृंखला है, इससे 2 डीएनए बनेगी बेटा। जो 2 डीएनए बनने वाले हैं इसमें क्या होगा, एक जो श्रृंखला है, एक रज्जुक तो पहले उपस्थित डीएनए का ही है और दूसरा रज्जुक नया डीएनए। ये जो बन रहा बेटा ये नया डीएनए रज्जुक है और ये दूसरा ये जो है, ये जो पहले से ही जो डीएनए था इसे पैतृक डीएनए कहते हैं। तो ये है पैतृक डीएनए का रज्जुक। तो डीएनए रज्जुक में, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है बेटा कि एक डीएनए से जो नया डीएनए बनेगा उसमें एक रज्जुक तो पैतृक रज्जुक ही होगा और दूसरा नया रज्जुक बनेगा। तो बेटा इसमें नया रज्जुक और पैतृक रज्जुक का परसेंटेज है वो 50-50% है, यानी नया रज्जुक 50% और नया डीएनए पैतृक रज्जुक क्या होगा 50%। तो इस प्रकार बेटा यह बताया वैज्ञानिकों ने कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान बनने वाला नए डीएनए में एक रज्जुक पैतृक होता है और दूसरा रज्जुक नया बनता है। इस विधि को अर्धसंरक्षी विधि भी कहते हैं। यानी डीएनए प्रतिकृतिकरण किस प्रकार की विधि है? अर्धसंरक्षी विधि है। अर्धसंरक्षी विधि क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पैतृक डीएनए जो है उसका आधा भाग संरक्षित रहता है। नए बनने वाले डीएनए में आधा डीएनए पैतृक डीएनए होता है, इसलिए इसे कहते हैं बेटा अर्धसंरक्षी विधि। तो अपन पहले डीएनए प्रतिकृतिकरण की अर्धसंरक्षी विधि के बारे में पढ़ेंगे बेटा। अर्धसंरक्षी विधि या इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। डीएनए प्रतिकृतिकरण जो है अर्धसंरक्षी विधि है। देखिए बेटा इसमें क्या है, इस विधि का सबसे पहले प्रायोगिक जो प्रमाण है, इस विधि का प्रायोगिक प्रमाण बेटा देने वाले एक वैज्ञानिक था टेलर और इसके साथियों ने, टेलर व इसके सहयोगी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन की अर्धसंरक्षी विधि का प्रायोगिक प्रमाण दिया। इन्होंने जो प्रायोगिक प्रमाण के दौरान जो प्रयोग किया बेटा यूकैरियोटिक कोशिका पर किया था, ये आपको याद रखना है। यूकैरियोटिक प्लांट सेल, यूकैरियोटिक प्लांट पर किया था बेटा। उस प्लांट का नाम है विशिया टाबा। ठीक है, प्रायोगिक प्रमाण देने वाले वैज्ञानिक हैं सबसे पहले टेलर और सहयोगी। फिर इस विधि जो है, इस विधि का बेटा, इस विधि को सिद्ध किसने किया है? इस विधि को सिद्ध किया कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया अर्धसंरक्षी विधि है। इसको सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक थे बेटा मेसलसन और स्टॉल। तो ये पूछा जाता है, ये मस्ट है, इनको याद रखना है, मेसलसन व
स्टॉल नामक वैज्ञानिकों ने अर्धसंरक्षी विधि दी या इन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया जो है वह अर्धसंरक्षी विधि है। देखिए इसमें क्या होता है, मेसलसन तथा स्टॉल ने क्या बताया था बेटा, मेसलसन और स्टॉल ने अपना जो प्रयोग किया है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका पर किया। कौन सी कोशिका पर किया? प्रोकैरियोटिक कोशिका पर, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जीवाणु पर किया था बेटा। ई कोलाई जीवाणु पर अपना प्रयोग किया था। ई कोलाई जीवाणु का प्रयोग करके सिद्ध किया कि डीएनए रेप्लिकेशन अर्धसंरक्षी विधि है। अब देखिए बेटा इसमें क्या किया इन्होंने, जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है, ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन 20 मिनट में पूरा होता है। 18 से 20 मिनट में पूरी होती है। कितने मिनट में प्रक्रिया पूरी होती है? 20 मिनट में। इस आधार पर इन्होंने मेसलसन तथा स्टॉल ने ई कोलाई जीवाणु का प्रयोग करके डीएनए रेप्लिकेशन अर्धसंरक्षी विधि का को सिद्ध किया था। तो अपन पढ़ते बेटा, मेसलसन स्टॉल द्वारा प्रमाणित की गई या सिद्ध की गई अर्धसंरक्षी विधि, मेसलसन व स्टॉल इन्होंने जो दी थी बेटा डीएनए रेप्लिकेशन की अर्धसंरक्षी विधि। देखिए बेटा क्या इसमें इन्होंने क्या बताया था बेटा, सबसे पहले इन्होंने प्रयोग बेटा मैं बता चुका हूं प्रोकैरियोटिक कोशिका पर किया। अपना प्रयोग किस पर किया? प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल? ई कोलाई जीवाणु पर अपना प्रयोग किया। दूसरी चीज इन्होंने बेटा किस तकनीक का यूज किया? तो तकनीक आपको याद रखना है, सीजियम क्लोराइड अपकेंद्रण, सीजियम क्लोराइड घनत्व अपकेंद्रण, सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण, घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण विधि या तकनीक का यूज करके डीएनए की अर्धसंरक्षी जो रेप्लिकेशन मेथड है उसका यूज किया था। इसको इंग्लिश में सीजियम सीएल, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज या सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड या टेक्निक का यूज करके इन्होंने सिद्ध किया। नेक्स्ट बेटा इन्होंने क्या किया था, तो इधर देखिए बेटा इन्होंने एक ऐसे संवर्धन माध्यम लिया जिसमें ई कोलाई को संवर्धित कराया। तो इन्होंने इनके जो संवर्धन माध्यम में है समस्थानिकों का प्रयोग किया बेटा। किसका प्रयोग किया? समस्थानिकों का प्रयोग किया। और कौन से समस्थानिकों का प्रयोग किया? नाइट्रोजन के समस्थानिकों का प्रयोग किया। दो नाइट्रोजन के समस्थानिक, एक बेटा भारी नाइट्रोजन जिसको नाइट्रोजन 15 और दूसरा हल्का नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन 14 समस्थानिक। इन दो समस्थानिकों का प्रयोग करके इन्होंने ये प्रयोग किया। इस प्रयोग में क्या किया बेटा, तो देखिए मेसलसन और स्टॉल ने क्या किया था, इन्होंने एक ऐसा संवर्धन माध्यम लिया, एक संवर्धन माध्यम लिया। इस संवर्धन माध्यम में NH4Cl युक्त संवर्धन माध्यम लिया। एक संवर्धन माध्यम लिया बेटा। संवर्धन माध्यम यानी इसमें पोषक तत्व होते हैं जिसमें ई कोलाई क्या करता है, ई कोलाई ने इसमें क्या की, वृद्धि की। ई कोलाई ने क्या की बेटा, वृद्धि की। ई कोलाई जीवाणु को ऐसे संवर्धन माध्यम में संवर्धित कराया जिसमें नाइट्रोजन का समस्थानिक कौन सा था, नाइट्रोजन 15, यानी भारी नाइट्रोजन युक्त NH4Cl के संवर्धन माध्यम में जब ई कोलाई को संवर्धित करवाया तो क्या होगा, इसमें ई कोलाई संवर्धित होगा, ई कोलाई अपनी संख्या में बढ़ाएगा, संख्या में वृद्धि करेगा, जिससे नए बनने वाले ई कोलाई जो है क्या होगा बेटा, ई कोलाई के डीएनए में ये नाइट्रोजन प्रवेश करेगा। तो ई कोलाई के डीएनए में जो नाइट्रोजन होगा वो किस प्रकार का नाइट्रोजन व्यवस्थित हो जाएगा, नाइट्रोजन 15 समस्थानिक व्यवस्थित हो जाएगा। तो इस संवर्धन माध्यम के पश्चात क्या होगा बेटा, ई कोलाई में जो डीएनए है उस डीएनए में नाइट्रोजन
15 समस्थानिक क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया। नाइट्रोजन 15 समस्थानिक व्यवस्थित या स्थित हो गया, प्रवेश कर गया। देखिए समझ में आया या यहां तक क्लियर बेटा? प्रयोग किस पे किया, ई कोलाई पर। कौन सा संवर्धन माध्यम लिया, NH4Cl, उसमें जो नाइट्रोजन थी भारी नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन 15 समस्थानिक युक्त। तो इसमें इस ई कोलाई को वृद्धि करवाया, तो ई कोलाई रेप्लिकेट करेगा, अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगा, जिससे क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है डीएनए का पार्ट बनेगा। तो डीएनए में क्या व्यवस्थित हो गया, नाइट्रोजन 15 या भारी नाइट्रोजन का समस्थानिक व्यवस्थित हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, बेटा, जो इस नाइट्रोजन का जो समस्थानिक है, भारी नाइट्रोजन युक्त जो डीएनए है बेटा, भारी नाइट्रोजन युक्त ई कोलाई का जो डीएनए था N15, ये जो डीएनए श्रृंखला बेटा, इन दोनों रज्जुकों में जो नाइट्रोजन सारक हैं, उनमें नाइट्रोजन कौन सा है, भारी नाइट्रोजन या नाइट्रोजन 15 समस्थानिक था। अब ये डीएनए रेप्लिकेट करवाया नाइट्रोजन 14 वाले संवर्धन माध्यम में, कौन से, NH4Cl 14 संवर्धन माध्यम में क्या करवाया, इनको संवर्धित करवाया। तो बेटा आपको ज्ञात है, मैं बता चुका हूं कि ई कोलाई जो है, ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन में कितना टाइम लगता है, 20 मिनट रेप्लिकेट होगा डीएनए, और कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट। कितना मिनट, 20 मिनट। 20 मिनट के बाद डीएनए क्या होगा, प्रतिकृत होगा, और इससे 2 डीएनए बनेंगे बेटा। बनने वाले दोनों डीएनए में उन्होंने क्या देखा कि एक डीएनए जो था बेटा पैतृक डीएनए के समान था, यानी कि ये डीएनए जो था इसमें नाइट्रोजन क्या थी, 15, इसमें भी नाइट्रोजन 15 था, और इस दूसरे जो नया डीएनए, नया स्ट्रैंड बना है, उसमें नाइट्रोजन 14 पाई गई, और इसमें भी नाइट्रोजन 14 पाई गई। फिर इन्होंने एक और आगे प्रयोग किया, ये इसी प्रयोग में थोड़ा टाइम और लिया। 40 मिनट बाद क्या स्थिति देखी, ये जो डीएनए है, किस प्रकार के डीएनए, संकर डीएनए क्यों है, क्योंकि इन डीएनए को जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 प्रकार के दोनों समस्थानिक उपस्थित है। पैतृक डीएनए कौन सा था, जिसमें नाइट्रोजन 15 वाला नाइट्रोजन सारक थी। समझ में आया बेटा? यहां तक क्लियर है कि एक ऐसा डीएनए लिया जिसकी नाइट्रोजन 15 है, उसमें नाइट्रोजन का समस्थानिक 15 है। अब इसको 20 मिनट तक नाइट्रोजन 14 वाले संवर्धन माध्यम में संवर्धित कराया। 20 मिनट में डीएनए रेप्लिकेट होगा। इस रेप्लिकेट के दौरान क्या होगा बेटा, 2 जो डीएनए बने, उन दोनों डीएनए में से एक डीएनए पैतृक रज्जुक के समान है, नाइट्रोजन 15 है, ये भी नाइट्रोजन 15, और दूसरा जो रज्जुक है नया बना है, उसमें आया नाइट्रोजन 14 युक्त नाइट्रोजन सारक। 40 मिनट बाद क्या होगा, इसमें भी रेप्लिकेट होगा, तो इसका एक पैतृक रज्जु और एक नया रज्जुक बनेगा इसमें। अब इसमें क्या होगा बेटा, ये वाले जो डीएनए बेटा, इसके एक पैतृक रज्जुक है, ये दोनों इसके पैतृक हो गए। ये होगा बेटा नाइट्रोजन 14, इसमें भी होगी नाइट्रोजन 14, इसमें होगी नाइट्रोजन 14, और इसमें होगा नाइट्रोजन 15। ये संकर डीएनए, ये पूरा नया डीएनए है। इसी प्रकार बेटा ये बेटा नाइट्रोजन 15, ये नाइट्रोजन 14, ये नाइट्रोजन 14 और ये नाइट्रोजन 14। तो इसमें संकर डीएनए कितने हैं? इसमें संकर डीएनए कितने हैं? संकर डीएनए है बेटा 2, संकर डीएनए 2 है, और नए डीएनए कितने हैं? नए डीएनए कितने हैं? वो भी 2 हैं। 50-50%। 20 मिनट में इनको सभी डीएनए संकर मिले। 40 मिनट बाद 50% संकर और 50% नए मिले, और इसको 60 मिनट करेंगे। 60 मिनट तक इसको प्रयोग करवाया, तो ये जो नए डीएनए हैं, दोनों स्ट्रैंड नए हैं, दोनों नए के, तो इनसे 4 नए डीएनए बनेंगे, इनसे एक नया डीएनए बनेगा और एक संकर बनेगा। तो ये जो रेशो 50-50% है, 50% वो हो जाएगा बेटा 25-75%, यानी 25% संकर डीएनए होंगे और 75% नए डीएनए होंगे। इसमें क्या समझ में आ रहा है कि नया जो भी डीएनए बन रहा है उसका आधा भाग पुराने डीएनए का ही होता है, यानी कि आधा भाग पूर्व से संरक्षित होता है। अतः इस विधि को अर्ध संरक्षित विधि कहते हैं।
ये किसने सिद्ध की थी? मैसेल्सन और स्टॉल ने। डीएनए प्रतिकृतिकरण की अर्ध संरक्षी विधि। क्लियर, समझ गए? अब अपन पढ़ेंगे डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या होता है। क्लियर बेटा, अपने पढ़ लिया है डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या होता है, फिर डीएनए प्रतिकृतिकरण की जो क्रिया है बेटा अर्ध संरक्षी विधि है। टेलर और सहयोगी ने यूकेरियोटिक कोशिका में इसका प्रायोगिक प्रमाण दिया था विषय टाबा नामक यूकेरियोटिक प्लांट में। मैसेल्सन और स्टॉल ने प्रोकैरियोटिक कोशिका ई कोलाई में इसको सिद्ध किया था। ये बड़ा इन्होंने सिद्ध किया एक प्रयोग द्वारा। इनकी जो टेक्निक थी सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण द्वारा और समस्थानिकों का प्रयोग किया, भारी और नाइट्रोजन हल्का नाइट्रोजन संवर्धक माध्यम में संवर्धित करवाया, फिर अपने इस प्रकार प्रयोग करके इसको इसने सिद्ध किया। क्लियर बेटा यहां तक क्लियर। आणविक आधार का नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए प्रतिकृतिकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीएनए प्रतिकृतिकरण। देखिए बेटा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृतिकरण या इसको कहते हैं डीएनए बहुलकीकरण। देखिए क्या होता है बेटा इसमें। डीएनए रेप्लिकेशन जो है पहली चीज किस प्रकार की विधि है डीएनए रेप्लिकेशन, तो अपन पहली चीज ये लिखेंगे बेटा डीएनए रेप्लिकेशन जो है, डीएनए रेप्लिकेशन किया है डीएनए से नए डीएनए रज्जुकों का निर्माण करना, डीएनए रज्जु से नए डीएनए रज्जु का निर्माण करना। इसको अपने यहां मैंने बता दिया बेटा डीएनए के दोनों रज्जुक पृथक होकर नए रज्जुकों का निर्माण करता है, तो डीएनए प्रतिकृतिकरण है। अब डीएनए रेप्लिकेशन जो है किस प्रकार की विधि है, मैसेल्सन और स्टॉल ने बता दिया है किस प्रकार की विधि थी बेटा, यह अर्ध संरक्षी विधि है। पहली चीज डीएनए जो है डीएनए रेप्लिकेशन जो है किस प्रकार की विधि है, अर्ध संरक्षी विधि है। एक मिनट बेटा, हाँ बेटा अपन पढ़ रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो पहला जो पॉइंट है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी विधि है। इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन जो है कोशिका के केंद्रक में कब होता है बेटा, कोशिका विभाजन से पहले क्या होगा, डीएनए प्रतिकृत होगा, डीएनए की कॉपी बनेगी और नई कोशिका बनने के साथ एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी है तो दोनों कोशिकाओं में एक एक डीएनए की कॉपी जाती है। तो कब होगा ये डीएनए रेप्लिकेशन, ये बेटा कोशिका विभाजन से पहले। कोशिका विभाजन से पहले जो तैयारी की अवस्था है, कोशिका विभाजन से पहले तैयारी की अवस्था कौन सी है कि अंतरावस्था, कोशिका विभाजन की अंतरावस्था में, अंतरावस्था की कौन सी अवस्था, एस फेज में होता है, एस उप अवस्था में होता है। तो याद रखना बेटा डीएनए संश्लेषण सिंथेसिस प्रावस्था में होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एस प्रावस्था में होता है, अंतरावस्था की एस प्रावस्था में होता है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है इसमें एक एंजाइम याद रखना है डीएनए डिपेंडेंट या इसको कहते हैं डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमेरेज, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम काम आता है। ये एंजाइम क्या काम करता है, ये एंजाइम बेटा क्या करता है, डीएनए का बहुलकीकरण करता है, ये डीएनए पर नए पूरक नाइट्रोजन क्षारकों को जोड़ता है। तो एक तो बहुलकीकरण करता है, दूसरा ये सही और सटीक कार्य करता है, सही और सटीक यानी शुद्धता के साथ कार्य करता है। शुद्धता के साथ कार्य का मतलब है इसमें सही और सटीक पूरक नाइट्रोजन क्षारकों का ये युग्मन कराता है। और यदि इसमें कहीं त्रुटि रहती है, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना कम रहती है, लेकिन किसी भी प्रकार की हल्की सी त्रुटि किसका कारण बनेगी, उत्परिवर्तन का कारण बनती है, जो धीरे धीरे खुद विकास में, जैव विकास में, विविधता में ये सहायक होती है। तो एंजाइम ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इसमें ध्यान रखना बेटा डीएनए पॉलीमेरेज, डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है ऊर्जा की दृष्टि से बहुत महंगी होती है। ऊर्जा की दृष्टि से महंगी का मतलब इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा खर्च होती
हैं। चौथा लास्ट स्टेप 5 है, इसमें याद रखना आपको कि बेटा ऊर्जा की दृष्टि से महंगी होती है, तो ऊर्जा कौन प्रदान करता है, इसमें इसमें किसका यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है इस प्रक्रिया में डीएनटीपीज का प्रयोग होता है। डीएनटीपीज का क्या योगदान है? डीएनटीपीज क्या होता है बेटा? ये होते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं बेटा। ये कौन कौन होते हैं? देखिए न्यूक्लियोसाइड है, एटीपी क्या है? ये भी न्यूक्लियोसाइड है, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी, ये क्या बेटा? चारों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये क्या काम करते हैं बेटा? डीएनटीपीज का क्या कार्य है? ऊर्जा प्रदान करना। एक तो कार्य है ऊर्जा प्रदान करना डीएनटीपीज, दूसरा डीएनटीपीज करते हैं बेटा, देखिए न्यूक्लियोसाइड है, यह डीएनए के बहुलकीकरण के दौरान न्यूक्लियोटाइड उपलब्ध करवाता है। तो क्या उपलब्ध करवाता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स उपलब्ध कराना। डीएनए बहुलकीकरण के दौरान ऊर्जा प्रदान करना और न्यूक्लियोटाइड्स प्रदान कराना डीएनटीपीज का कार्य है, और डीएनटीपीज का यूज डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान किया जाता है। तो ये अपने पढ़ा इसके मुख्य लक्षण। अब अपन पढ़ेंगे बेटा डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है किस प्रकार संपन्न होती है। पहले पढ़ेंगे अपन डीएनए रेप्लिकेशन का प्रारंभन, प्रारंभन बिंदु की पहचान पढ़ेंगे, और फिर इसका इलोंगेशन और समापन। ठीक है बेटा, इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। तो चले शुरू करते हैं अपन डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि प्रक्रिया। उसमें पहला प्रोसेस है बेटा प्रतिकृतिकरण के प्रारंभन बिंदु की पहचान। प्रतिकृतिकरण के प्रारंभन बिंदु की पहचान या प्रारंभन, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रारंभन कहां से होगा बेटा? प्रारंभन बिंदु से होगा। प्रारंभन बिंदु क्या है? कि वह स्थान, वह क्षेत्र जहां से डीएनए रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है। तो डीएनए पर स्थित वह स्थल या वह क्षेत्र या वह स्थान जहां से रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है, रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है। देखिए बेटा इसको एक दूसरा नाम है ओराई स्थल भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ओराई स्थल भी, इसको क्या कहते हैं? ओराई स्थल भी कहते हैं। दूसरी एक चीज और इसमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये जो प्रारंभन बिंदु है एक ही होता है बेटा, यानी एक ही स्थल से, एक ही ओराई स्थल होता है और उसी स्थल से डीएनए रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है। दूसरी अपन बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में अनेक ओराई स्थल होते हैं या अनेक प्रारंभन बिंदु होते हैं, अर्थात कई क्षेत्र होते हैं जहां से रेप्लिकेशन प्रारंभ हो सकता है। तो इसमें एक ही ओराई स्थल होता है, एक ही प्रारंभन स्थल होता है। दूसरा बेटा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होगी उसमें बेटा अनेक ओराई स्थल होते हैं, अनेक ओराई स्थल होते हैं, जो इन ओराई स्थलों में से कहीं से भी डीएनए रेप्लिकेशन प्रारंभ हो सकता है। ठीक है बेटा, ये पहला स्टेप था प्रतिकृतिकरण का प्रारंभन या प्रारंभन बिंदु की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ क्या लिखोगे इसको?
recognition of initiation point, initiation point of replication। ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक में एक ही होता है, यूकैरियोटिक में अनेक होते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो दूसरा स्टेप है, देखिए डीएनए जो है द्विरज्जुकी होता है और दोनों रज्जुकों के मध्य हाइड्रोजन बंध द्वारा ये कुंडलित श्रृंखला होती है। तो क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु की पहचान के पश्चात दोनों रज्जुक अनबाइंड होंगे, दोनों रज्जुक खुलेंगे। तो क्या होगा बेटा दूसरा स्टेप, तो हेलिक्स का द्विकुंडलित श्रृंखला जो है, या हेलिक्स का द्विकुंडलित श्रृंखला का अकुंडलित होना, द्विकुंडलित श्रृंखला का क्या होना, अकुंडलित होना, यानी कि दोनों रज्जुकों का पृथक होना, अनबाइंडिंग, अनबाइंडिंग हेलिक्स। देखिए कैसे होगा बड़ा अनबाइंडिंग हेलिक्स, कैसे होगा, डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं हेलिकेज एंजाइम द्वारा, कौन सा एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम इन दोनों श्रृंखलाओं को अकुंडलित या अनबाइंड करेगा। इसलिए डीएनए की ये श्रृंखला है बेटा, कौन सा एंजाइम कार्य करेगा, हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम जो है बेटा इस डीएनए की द्विकुंडल श्रृंखला को क्या करेगा, खोलेगा बेटा, डीएनए की द्विकुंडली श्रृंखला को क्या करेगा, अनबाइंड करेगा। तो पहले नाम याद रखना है, किस एंजाइम के द्वारा, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, हेलिकेज एंजाइम की सहायता से दोनों श्रृंखलाएं क्या हो गई बेटा, अकुंडलित हो गई, यानी अलग अलग हो गई। दूसरा एक एंजाइम और नाम याद रखना है, उसको कहते हैं टोपोआइसोमेरेज, या इसका दूसरा नाम है बेटा डीएनए गायरेज। टोपोआइसोमेरेज या डीएनए गायरेज, ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम बेटा क्या करेगा, जैसे डीएनए की श्रृंखला खुली तो उसके मध्य इन श्रृंखला को कट करने का कार्य करता है। हेलिक्स को क्या करेगा, ये कट करता है बेटा, हेलिक्स को कट करके वापस दोनों श्रृंखलाओं को जुड़ने से रोकता है, कट करके इस श्रृंखलाओं के पुनः जुड़ने से रोकना, दोनों श्रृंखलाओं को पुनः जुड़ने से रोकने का जो कार्य है वो टोपोआइसोमेरेज द्वारा किया जाता है। इसके बाद बेटा एक और प्रोटीन है डिस्टेबिलाइजिंग प्रोटीन, डिस्टेबिलाइजिंग हेलिक्स डिस्टेबिलाइजिंग प्रोटीन, हेलिक्स डिस्टेबिलाइजिंग प्रोटीन। इस प्रोटीन का क्या कार्य है, हेलिक्स डिस्टेबिलाइजिंग प्रोटीन जो है ये क्या कार्य करती है बेटा, ये जो है डीएनए की दोनों जो श्रृंखलाएं हैं अलग अलग हुई हैं, इनको अलग अलग या इनके मध्य दूरी को बनाए रखना, दोनों श्रृंखलाओं को अलग अलग रखना, दोनों श्रृंखलाओं को या दोनों जो रज्जुक है बेटा, दोनों रज्जुक जो हेलिकेज और टोपोआइसोमेरेज द्वारा अलग हुए उन रज्जुकों को अलग अलग रखने का कार्य हेलिक्स डिस्टेबिलाइजिंग प्रोटीन करती है। टोपोआइसोमेरेज में क्या होता है बेटा, ये हेलिक्स को कट करके उनको पुनः जोड़ने से रोकेगा, जिससे क्या होगा, जो तनाव है डीएनए कुंडलन का जो तनाव बेटा, डीएनए कुंडलन का जो तनाव है वो क्या होगा, डीएनए कुंडलन का तनाव कम हो जाएगा बेटा, इन्हें वापस जुड़ने की उसमें प्रक्रिया क्या हो जाएगी, जो प्रेशर लगेगा वो कम हो जाएगा। तो इन तीन एंजाइम, दो एंजाइम और इस प्रोटीन का नाम याद रखना है, हेलिकेज टोपोआइसोमेरेज जो हेलिक्स डिस्टेबिलाइजिंग प्रोटीन, जो डीएनए की श्रृंखला को खोलकर दोनों को अलग अलग रखने में सहयोग करते हैं। तीसरा स्टेप बेटा इसमें पढ़ेंगे, देखिए डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है बेटा कहां हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है, केंद्रक में हो रहा है, कोशिका के केंद्रक में, केंद्रक में कहां, केंद्रक द्रव्य में होगा। तो केंद्रक द्रव्य में न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए श्रृंखला में जुड़ेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा तभी तो डीएनए रेप्लिकेट होगा।
तो केंद्रक द्रव्य में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स को सक्रिय करने की जरूरत होगी। तो चौथा स्टेप यही है, न्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण, न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियकरण, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए ये कहां होगा बेटा, केंद्रक द्रव्य में, कहां पर उपस्थित, केंद्रक द्रव्य में जो न्यूक्लियोटाइड्स है बेटा, केंद्रक द्रव्य में न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करेंगे, सक्रिय करेंगे। सक्रिय करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, एक तो एटीपी की, एटीपी की, और एक एंजाइम चाहिए बेटा, उस एंजाइम को कहेंगे फॉस्फोरिलेज एंजाइम, फॉस्फोरिलेज एंजाइम। इस क्रिया के द्वारा सक्रिय न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे बेटा, ये कैसे हो जाएंगे, सक्रिय, और इस क्रिया को कहेंगे फॉस्फोरिलीकरण या फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलीकरण बेटा। तो फॉस्फोरिलीकरण प्रक्रिया के द्वारा एटीपी और फॉस्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में कोई केंद्रक द्रव्य में न्यूक्लियोटाइड्स सक्रिय न्यूक्लियोटाइड में बदलते हैं। ये सक्रिय न्यूक्लियोटाइड अब आरएनए प्राइमर जो डीएनए पर स्थित होता है, उस आरएनए प्राइमर से जुड़ते जाएंगे और डीएनए बहुलकीकरण या डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रिया चलती रहेगी। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा अपने डीएनए की लंबाई में वृद्धि या डीएनए रेप्लिकेशन का इलोंगेशन, डीएनए प्रतिकृतिकरण का दीर्घीकरण, या अपन कह सकते हैं इसको इलोंगेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए। डीएनए का दीर्घीकरण कैसे होगा, डीएनए पर नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर दोनों रज्जु पर क्या करेंगे, नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण होगा। कैसे होगा बेटा, देखिए डीएनए इलोंगेशन में, या इसमें लिख सकते हैं डीएनए की लंबाई में वृद्धि। डीएनए की लंबाई में वृद्धि एक मुख्य एंजाइम है बेटा, पहले भी लिखा था डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बेटा, डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो एंजाइम है, ये डीएनए के जो दोनों रज्जुक हैं जो टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहे हैं, उस पर पहले से उपस्थित आरएनए प्राइमर पर पूरक नाइट्रोजन क्षारकों को जोड़ने का कार्य करते हैं। और आरएनए प्राइमर पर पूरक नाइट्रोजन क्षारकों के जुड़ने का जो क्रम होगा वह डीएनए टेम्पलेट के अनुसार होता है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा बेटा, पूरक नाइट्रोजन क्षारकों को जोड़ेगा। डीएनए रज्जुक पर उपस्थित, डीएनए जो रज्जुक है अलग अलग हो गए हैं, उन रज्जुक पर उपस्थित बेटा आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या होता है, आरएनए प्राइमर क्या होता है बेटा, ये छोटा आरएनए का खंड होता है बेटा, ये छोटा आरएनए खंड होता है जो पहले से डीएनए रज्जुक पर उपस्थित होता है। ये डीएनए रज्जुक पर आरएनए प्राइमर में क्या करेगा बेटा, पूरक नाइट्रोजन क्षारक जोड़ेगा, पूरक नाइट्रोजन क्षारक जोड़ेगा, पूरक नाइट्रोजन क्षारक जोड़ेंगे, यानी नाइट्रोजन क्षारकों द्वारा ही न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, तो पूरक नाइट्रोजन क्षारक जुड़ेगा और क्या होगी, डीएनए की लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। डीएनए लंबाई में वृद्धि करेगा, जो जो पूरक नाइट्रोजन क्षारक जुड़ेंगे श्रृंखला में क्या होगी, श्रृंखला में क्या होगी बेटा, वृद्धि होती रहेगी। तो ये किसके अनुरूप होगी, पूरक नाइट्रोजन क्षारक जो जुड़ेंगे बेटा किसके अनुरूप होंगे, डीएनए टेम्पलेट के अनुसार, डीएनए टेम्पलेट के अनुसार पूरक नाइट्रोजन क्षारक आरएनए प्राइमर पर जुड़ते रहेंगे। कौन जुड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। इधर देखिए आपको पता है डीएनए जो है बेटा, डीएनए प्रति समानांतर होती है। अरे डीएनए में प्रति समानांतर दो श्रृंखलाएं होती हैं, डीएनए में प्रति समानांतर रज्जुक होते हैं बेटा। प्रति समानांतर रज्जुक का मतलब है कि एक रज्जुक की दिशा, यदि एक रज्जुक
5 डेज से 3 डेज दिशा में है, तो दूसरा रज्जु किधर होगा? 3 डेज से 5 डेज दिशा में। ये अपने डीएनए की संरचना में पढ़ा था, डीएनए की द्विकुंडलिनी मॉडल में भी पढ़ा था। तो एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं, जिस पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करते हैं? पूरक नाइट्रोजन क्षारक जोड़ेगा। डीएनए जो पॉलीमरेज थर्ड है बेटा, इसकी एक विशेषता है कि ये जो नए नाइट्रोजन क्षारक जोड़ेगा, नए जो क्षारक जोड़ेगा बेटा, नए नाइट्रोजन क्षारक सदैव केवल एक ही दिशा में जोड़ता है, 5 डेज से 3 डेज दिशा में। कौन सी दिशा में? 5 डेज से 3 डेज दिशा में। इसको भी याद रखना बेटा। तो डीएनए नाइट्रोजन क्षारकों को जोड़ने वाला एंजाइम पॉलीमरेज थर्ड, और वो कौन सी दिशा में जोड़ता है? केवल 5 डेज से 3 डेज दिशा में। अब अपने पास दो प्रकार की श्रृंखलाएं हैं, एक 5 डेज से 3 डेज, एक 3 डेज से 5 डेज। देखिए बेटा कैसे होगा। ये बेटा कैसे संभव हुआ? हेलिकेज एंजाइम ने क्या कर दिया है? हेलिकेज एंजाइम ने अनबाइंडिंग किया। हेलिकेज एंजाइम ने द्विकुंडल मॉडल को क्या किया? अकुंडलित किया, या उसको दोनों रज्जु को क्या की बेटा? दोनों रज्जु क्या की? खोले, दोनों रज्जु खुले, तो ऐसा बन गया बेटा। टोपोआइसोमरेज द्वारा कट करने के पश्चात दोनों श्रृंखला ऐसे प्राप्त हुई। एक है बेटा 5 डेज से 3 डेज, ये है बेटा 3 डेज 5 डेज, ये 3 डेज, ये 5 डेज, और इसको बेटा लिखते हैं ये 5 डेज और ये 3 डेज। अब देखिए हेलिकेज एंजाइम द्वारा डीएनए को काटने से एक वाई आकार का शेप बना। कौन सा शेप बना? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनी बेटा। इस वाई आकृति के आकार को कहते हैं बेटा रेप्लिकेशन द्विशाख या रेप्लिकेशन फॉर्क, प्रतिकृतिकरण। ये भी इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना कि प्रतिकृतिकरण द्विशाख क्या होती है? प्रतिकृतिकरण द्विशाख क्या है? डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं पर हेलिकेज एंजाइम ने कार्य करके इनको दोनों को अनबाइंडिंग किया है, जिससे एक वाई शेप संरचना प्राप्त होगी डीएनए की, उसे प्रतिकृतिकरण द्विशाख कहते हैं। अब देखिए बेटा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 5 डेज से 3 डेज दिशा में नए क्षारक जोड़ेगा। तो 5 डेज से 3 डेज दिशा में, 5 डेज से 3 डेज दिशा में, तो इस डीएनए पे ये 3 डेज से एंड है, तो इधर किधर जोड़ेगा? यहां से बेटा ये निर्माण करेगा, नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा, और इधर जो है बेटा ये 3 डेज है, ये इसका 3 डेज है, तो ये भी 5 डेज है, 3 डेज दिशा में ऐसे चलेगा। यहां पर एक डिफरेंस ध्यान रखना है कि जो डीएनए पॉलीमरेज कार्य करता है दोनों स्टैंड पर, 3 डेज पैतृक रज्जु की जो 3 डेज से 5 डेज है, उस पर नए जो न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा, उससे जो श्रृंखला बनेगी बेटा वो सतत श्रृंखला बनेगी। और दूसरा जो स्टैंड है जहां पर भी ये 3 डेज है, ये 5 डेज है और ये 3 डेज है, तो दूसरा जो रज्जु के जो पैतृक 5 डेज से 3 डेज है, पैतृक रज्जु क्या हो गया? 5 डेज से 3 डेज, इस पर जो है नई श्रृंखला का निर्माण खंडों या असतत रूप से होता है। ये याद रखना है, ये बड़ा सतत श्रृंखला बनती है। सतत श्रृंखला का निर्माण, किसका निर्माण? सतत श्रृंखला कौन से रज्जुक पर? तो ये बेटा 3 डेज से 5 डेज रज्जुक पर सतत श्रृंखला बनेगी। इसे लीडिंग स्ट्रैंड, अग्र रज्जुक, लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। दूसरा जो है 5 डेज से 3 डेज, 5 डेज से 3 डेज दिशा में बेटा असतत रज्जुक बनती है। क्या बनती है? असतत रज्जुक बनेगी। इसे कहते हैं बेटा लेगिंग स्ट्रैंड। क्या कहेंगे? लेगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। ये बेटा कौन सी दिशा में बन रही है? ये बन रही है बेटा 5 डेज से 3 डेज दिशा में। 5 डेज से 3 डेज जो रज्जुक था उधर क्या बनेगा? असतत रज्जुक बनेंगे। असतत रज्जुक का मतलब है श्रृंखला किसमें होगी? खंडों में। अब इन असतत रज्जुक को जोड़ने का कार्य कौन करेगा? इन असतत छोटे छोटे खंड बने बेटा, एक खंड यहां बन गया, एक खंड ये खंड, खंडों में श्रृंखला बन है। इन खंडों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और इन खंडों को क्या कहते हैं बेटा? इन खंडों का नाम याद रखना है, ओकाजाकी खंड कहते हैं। कौन से खंड कहते हैं? ओकाजाकी खंडों का निर्माण डीएनए रेप्लिकेशन की 5 डेज से 3 डेज दिशा वाली श्रृंखला पर होता है। इन ओकाजाकी खंडों को
जोड़ने का जो कार्य करेगा बेटा डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डीएनए लाइगेज एंजाइम इन खंडों को जोड़ेगा और दोनों स्ट्रैंड पर नई श्रृंखला का निर्माण होगा। अब ज्यों-ज्यों आगे प्रतिकृतिकरण की क्रिया चलती रहेगी, आगे बेटा हेलिकेज एंजाइम जो है ऐसे चल रहा है, हेलिकेज एंजाइम इस श्रृंखला को अनबाइंड करता रहेगा। तो एक लाइन इसमें लास्ट ये लिखनी है, प्रतिकृतिकरण के दौरान, प्रतिकृतिकरण जो है, प्रतिकृतिकरण के दौरान हेलिकेज डीएनए को अनबाइंडिंग, डीएनए अनबाइंडिंग यानी अकुंडलन करना या खोलना करता चलता रहता है, चलता है। ठीक है बेटा। फिर क्या होगा बेटा? लास्ट स्टेप जो है डीएनए जो प्रतिकृतिकरण है उसका क्या होगा बेटा? समापन, डीएनए रेप्लिकेशन का समापन। यह अपन इसमें लिखेंगे बेटा टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा? देखिए डीएनए की श्रृंखला बन रही है, इसमें दो स्टेप ध्यान रखना बेटा। एक आएगा आरएनए प्राइमर का हटना, आरएनए प्राइमर जो डीएनए टेम्पलेट पर उपस्थित है, आरएनए छोटा आरएनए खंड है, इसका हटना, इसको हटाने का कार्य कौन करेगा बेटा? तो एक एंजाइम है आरएनएज। कौन सा एंजाइम? आरएनएज एच एंजाइम। आरएनएज एच एंजाइम के द्वारा आरएनए पॉलीमर, आरएनए प्राइमर जो है वह डीएनए टेम्पलेट से हट जाएगा। दूसरा इसमें क्या होगा बेटा? दूसरी चीज है बेटा एक एंजाइम आएगा, एक एंजाइम काम करेगा जो क्या करेगा? हेलिकेज के कार्य को रोकेगा। क्या करेगा? हेलिकेज के कार्य को रोकेगा। हाँ बेटा। तो दूसरा कौन सा एंजाइम है? एक हेलिक, हाँ बेटा। दूसरी एक प्रोटीन आएगी, उसको हेलिकेज एंजाइम जो है उसके कार्य को रोकेगी, उसको कहते हैं बेटा टर्मिनेशन बाइंडिंग प्रोटीन। टर्मिनेशन बाइंडिंग प्रोटीन। ये टर्मिनेशन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगी बेटा? इसका क्या कार्य है? ये हेलिकेज एंजाइम के कार्य को रोक देगी। हेलिकेज अपना कार्य, हेलिकेज के कार्य को रोकना, हेलिकेज अपना कार्य रोक देगा जिससे डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया बंद हो जाएगी। देखिए आरएनए प्राइमर का हटाने का कार्य आरएनएज एंजाइम करता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर हटेगा तो उसके स्थान पर हुआ रिक्त स्थान, उसके स्थान को भरने का कार्य कौन करेगा? यहां पर ध्यान रखना है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है आरएनए प्राइमर के हटने से हुए रिक्त स्थान को भरने का कार्य या उसकी पूर्ति करने का कार्य करेगा। ठीक है बेटा। तो ये अपना हो गया है डीएनए प्रतिकृतिकरण। अपने पूरा पढ़ लिया बेटा। अपने कहां से शुरू किया था? डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी विधि है, यहां से बेटा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए के दोनों रज्जु टेम्पलेट की तरह कार्य करके दो नए डीएनए बनाएगा। उन दोनों नए डीएनए में एक रज्जु पैतृक डीएनए के समान होगा, दूसरा रज्जु नया बनेगा। इस विधि को ही डीएनए की अर्ध संरक्षी विधि कहते हैं। डीएनए की अर्ध संरक्षी विधि को सिद्ध किया था मेसेल्सन और स्टॉल ने। इन्होंने किस जीव का प्रयोग किया था? ई कोलाई का प्रयोग करके। और कौन सी विधि अपनाई थी? सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता विधि द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है और संरक्षी विधि है। इस प्रयोग में ये अपने प्रयोग करके देखा बेटा। इन्होंने दो अलग अलग समस्थानिकों का प्रयोग किया, एक भारी नाइट्रोजन समस्थानिक और हल्का नाइट्रोजन समस्थानिक। इसके बाद अपने डीएनए प्रतिकृतिकरण में 5 विशेषताएं पढ़ी कि डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी विधि है। डीएनए रेप्लिकेशन कोशिका वजन की एस प्रावस्था में होता है और इसमें एंजाइम जो कार्य करता है डीएनए निर्भर डीएनए। डीएनए निर्भर डीएनए क्या करता है? ये बहुलकीकरण करता है। ये बड़ा डीएनए पर चलकर बहुलकीकरण करता है, यानी डीएनए पर गति करते हुए, डीएनए टेम्पलेट पर गति करते हुए
क्या करता है, बहुलकीकरण का कार्य करता है। दूसरा, ये एकदम इसका कार्य सही और सटीक और शुद्धता के साथ किया जाता है। इसमें यदि किसी भी प्रकार की माइनर त्रुटि उत्परिवर्तन का कारण बनती है, जिसके फलस्वरूप जैव विविधता या उद्विकास होता है। डीएनए रेप्लिकेशन फिर पढ़ा था, ऊर्जा की दृष्टि से बहुत महंगी है और इस रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में डीएनटीपीज का प्रयोग किया जाता है। डीएनटीपीज 4 प्रकार के बेटा, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी। इनका क्या कार्य है? डीएनटीपीज का डीएनए रेप्लिकेशन में क्या कार्य है? ये ऊर्जा प्रदान करते हैं और दूसरा ये न्यूक्लियोटाइड्स उपलब्ध करवाते हैं। फिर हमने पढ़ा था स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन के पहला था प्रारंभन, उसमें प्रारंभन बिंदु की पहचान। प्रारंभन बिंदु जो है वह स्थान जहां से डीएनए रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है। प्रारंभन बिंदु या ऑरा स्थल कहलाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में अनेक होते हैं। फिर अपने श्रृंखला का अकुंडलित होना, हेलिकेज एंजाइम की सहायता से डीएनए अनबाइंड होगा। फिर एक टोपो आइसोमेरेज एंजाइम है जो डीएनए को कट करेगा और डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को पुनः जुड़ने से या पुनः कुंडलित होने से रोकता है, और ये जिससे डीएनए का जो कुंडलन का तनाव है वह कम हो जाएगा बेटा। और हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन है वो दोनों रज्जु को अलग करने का कार्य करती हैं, अलग बनाए रखने का कार्य करती हैं। फिर अपने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियण। केंद्रीय द्रव्य में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोरिलेज एंजाइम और एटीपी की उपस्थिति में फॉस्फोलिकन क्रिया द्वारा सक्रिय करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को। फिर बेटा दीर्घीकरण पढ़ा था। दीर्घीकरण में अपने पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज 3 जो केंद्रीय द्रव्य में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स को क्षारक के